अकॉर्डिंग टू वॉरेन बफेट, इंटरेस्ट कवरेज रेशो 3 टाइम होना चाहिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस से। आइए जानते हैं आखिर क्या है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। मैं पुष्पेंद्र, मेक इन्वेस्टमेंट इजी मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। क्या है आखिर इंटरेस्ट कवरेज रेशो? इंटरेस्ट कवरेज रेशो यह दिखाता है कि कंपनी अपने डेट को रिपेबल करने में कितना सक्षम है। अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट कवरेज रेशो फॉर्मूला, एबिट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। आज हम जानेंगे कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो को कैसे यूटिलाइज किया जाता है और एबिट से इसका कैसे रिलेशन है कि क्या ज़्यादा इंटरेस्ट कवरेज रेशो अच्छा होता है या कम इंटरेस्ट कवरेज रेशो अच्छा होता है, या फिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट कवरेज रेशो अच्छा होता है या बहुत कम इंटरेस्ट कवरेज रेशो अच्छा होता है। लोअर अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशो होता है, इसका मतलब यह होता है कि कंपनी अपने डेट्स को रिपेबल करने में सक्षम नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो को जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो वो उसका फॉर्मूला होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस एंड डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। सपोज कीजिए किसी कंपनी की एबिट अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्सेस 50,000 है और उसके इंटरेस्ट एक्सपेंस 25,000 है, तो एबिट डिवाइडेड बाय एक्सपेंस इंटरेस्ट एक्सपेंस इक्वल्स टू 2। तो इस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशो हो जाएगा 2। इंटरेस्ट कवरेज रेशो से हम जान सकते हैं कि कंपनी बैंकरप्ट की तरफ जा रही है या फिर नहीं जा रही है। अब चलते हैं हम आगे कि हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशो अच्छा रहता है या नहीं रहता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशो अच्छा रहता है। अगर किसी कंपनी का हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशो है तो इसका मतलब ये है वो अपने डेट को रिपेबल करने में तो सक्षम है, लेकिन उन्होंने अपनी ग्रोथ के लिए जो डेट लिया है वो उसको सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। कंपनी किसी न्यू प्रोडक्ट में या तो घुसना नहीं चाहती है या फिर न्यू प्रोडक्ट कोई इन्वेंट नहीं करना चाहती है, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट कवरेज रेशो को भी अच्छा नहीं माना जाता है। कई बार देखा गया है इंटरेस्ट कवरेज रेशो एक मिसलीडिंग फैक्टर भी हो सकता है। आखिर कैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशो मिसलीडिंग फैक्टर कैसे हो सकता है, आइए समझते हैं। अगर किसी कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशो बहुत ज़्यादा है और सपोज कीजिए जो उसने डेट ले रखा है उस डेट का इंटरेस्ट आने वाली बैलेंस शीट में नहीं है, तो ये हमारे लिए बहुत घातक हो सकता है। या फिर हमने जो कंपनी चूज की है उस कंपनी के स्टॉक्स के लिए बहुत वाइटल रूप ले सकता है। तो हम कैसे पता करें कि ऑप्टिमल इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या है? ऑप्टिमल इंटरेस्ट कवरेज रेशो के लिए कई इन्वेस्टर्स या फिर कई एनालिस्ट मानते हैं कि एटलीस्ट किसी भी कंपनी का 2 इंटरेस्ट कवरेज रेशो होना ही चाहिए विद सॉलिड रेवेन्यू। और डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री कई एनालिस्ट मानते हैं कि 3 इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी बहुत अच्छा। अगर किसी कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशो 1 से कम है तो उसे उस कंपनी की बैलेंस शीट या फिर उस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो की इंपॉर्टेंस आखिर है क्या? कोई भी कंपनी जब ग्रो करना चाहती है तो डेट लेती है। अगर सपोज कीजिए देनदारों को लगता है कि कंपनी डेट लेके आगे बढ़ना चाहती है और कंपनी अपने डेट को रिपेबल नहीं कर सकती, इसका मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशो अगर कम है तो देनदार कभी भी आपको पैसा नहीं देना चाहिए। आइए जानते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो कितने टाइप का होता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो मेनली 3 टाइप्स का होता है। एबिटा इंटरेस्ट कवरेज रेशो, एबिटा लेस कैपेक्स इंटरेस्ट कवरेज रेशो, फिक्स्ड चार्ज कवरेज रेशो। एबिटा इंटरेस्ट कवरेज रेशो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, अर्निंग बिफोर टैक्सेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस, वो होता है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अब एबिटा इंटरेस्ट कवरेज रेशो किसे कहते हैं? सेम, अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। नाउ सेकंड नंबर पे चलते हैं, एबिटा लेस कैपेक्स। कोई भी कंपनी अगर अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है तो उसको हम एबिटा में से लेस कर देते हैं एंड डिवाइड कर देते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस, दैट इज कॉल्ड एबिटा लेस कैपेक्स इंटरेस्ट रेशो। फिक्स्ड चार्ज कवरेज रेशो होता क्या है? एबिट प्लस फिक्स्ड चार्जेस डिवाइडेड बाय फिक्स्ड चार्जेस प्लस फिक्स्ड चार्जेस बिफोर टैक्सेस प्लस इंटरेस्ट। लेकिन ऐसा नहीं है, बिजनेस में हमेशा बहुत सारे फैक्टर्स या फिर वेरी करते हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशो को देखना होता है।
हायर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को जनरली किसी भी कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पे एक लिमिटेशन ये है कि यदि उस कंपनी की रेवेन्यूज बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं, कंपनी की सेल बहुत अच्छी हो रही है, और लोअर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को कई बार अच्छा माना जाता है अगर उस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा कैश रिजर्व कंपनी है। तो फाइनली निकल के आता है कि एक अच्छा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है। ज़्यादातर एनालिस्ट मानते हैं कि 2.0 इज अ गुड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड अकॉर्डिंग टू वॉरेन बफेट, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, 3 एक अच्छा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हो सकता है। हायर और लोअर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बेटर, कौन सा बेटर होता है? जैसा कि मैंने पहले बताया, कंपनी टू कंपनी और इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है, बिकॉज बिजनेस काफ़ी तरह से वेरी करते हैं, तो हम नहीं बता सकते कि कौन सा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है अच्छा। मैंने एक जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं, 2 से 3 के बीच में हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को अच्छा मान सकते हैं। यह सिर्फ एक रेशियो है जो किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने के लिए काफ़ी नहीं है, फिर भी हमें इस पे ध्यान देना पड़ता है कि भाई हम क्यों इसको, मतलब क्या कंपनी अपने डेट्स रिपेबल करने में सक्षम है कि नहीं है। मैं खुद इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देख के कई बार कंपनीज चूज करी हैं, प्लस इसके साथ मैंने पी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इस सबको ऐड करके मैंने कई कंपनी चूज करी हैं और वो विद इन 1 ईयर या 6 मंथ में डबल ट्रिपल हुई है। हाउ डू यू कैलकुलेट द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो? जैसा कि मैंने पहले बताया, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एबिट डिवाइडेड बाय लास्ट एंड द लीस्ट, द बॉटम लाइन। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जानने के लिए ये भी एक पॉइंट है जो कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। इससे हम कई बार कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पता लगा सकते हैं। सपोज कीजिए किसी कंपनी ने डेट ले रखा है, तब हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए। या फिर कोई कंपनी एक्सपेंड करना चाहती है, तब हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए। तो मैं पुष्पेंद्र यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। एंड आई प्रॉमिस्ड, अगर आप इस सीरीज़ को, हो सकता है मेरे बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो क्योंकि मैंने नया नया स्टार्ट किया, लेकिन आप इस सीरीज़ को पूरा देखेंगे तो आपको सारा रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड कंप्लीट समझ आ जाएगा। और मैं कोशिश करूँगा फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में कंप्लीट करने के बाद मैं अपने कुछ स्टॉक लेकर आऊँगा जो मैंने इन्वेस्ट करके उनसे वैल्यू जनरेट की है। ये सिर्फ एक रियल टाइम इन्वेस्टमेंट एनालिसिस होगा। प्लीज़ यहाँ पे कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होंगी। थैंक यू सो मच।